जी स्टूडेंट्स, तो आज जो हमारी सर्विस है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अमेजोन एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन। तो आज की सर्विस हम पढ़ेंगे कि एडब्ल्यूएस में एक सर्विस होती है, एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन, उसका काम क्या होता है। तो इसको हमने पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अगर कोई मुझे बता सके कि इसको किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, तो इसके लिए एक कीवर्ड यूज होता है। तो वो मुझे सिर्फ आप बता दें कि वो कौन सा कीवर्ड होता है। जी, किसी को याद है कि एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन किस पर्पज के लिए यूज की जाती है। इसके काफी पर्पज होते हैं, लेकिन इसका बेसिक जो पर्पज होता है ना, वो मुझे बता रहे हैं। सिर्फ दो वर्ड हैं इसके अंदर। तो एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन इज यूज फॉर कंसोलिडेटेड बिलिंग। ठीक है, ये फर्ज कर लें आपके एक कंपनी है और कंपनी का मेन अकाउंट है, और फिर उस कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट है, कुछ डेवलपर डिपार्टमेंट है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उस कंपनी के अंदर। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि हर डिपार्टमेंट अपना अलग अलग एडब्ल्यूएस अकाउंट यूज कर रहा है और सर्विस को यूज किया जा रहा है। लेकिन अब कंपनी को नहीं पता कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सी सर्विस को यूज कर रहा है, उसको कितना बिल आ रहा है। तो अगर कंपनी ये चाहती है कि मुझे पता चल जाए कि कौन सा डिपार्टमेंट या कौन 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 से लोग कौन सर्विस को यूज कर रहे हैं, उसको कितना बिल आ रहा है, तो मुझे एक सेंट्रलाइज प्लेस में उसको मॉनिटर कर सकूं, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन। इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू ये होगा कि कंपनी का जो अकाउंट होगा ना, वो होगा रूट अकाउंट। सबसे जो मेन अकाउंट होता है, यहाँ पे लिखा लिखा भी हुआ है, ये रूट अकाउंट होगा। जो रूट अकाउंट है ये कंपनी का अकाउंट है। अब उसके अंदर आपने डिफरेंट अकाउंट को इनवाइट कर लिया। ठीक है, कि आप भी मेरे अंडर ऐड हो जाओ इस सर्विस के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो जितने भी अकाउंट्स को आप इनविटेशन सेंड करेंगे, वो आपके अकाउंट के अंडर आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर जो जो भी अकाउंट इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो आपको पता चल जाएगा, जो रूट अकाउंट होगा कंपनी का, उसको पता चल जाएगा कि कौन सा अकाउंट कौन सी सर्विस को यूज कर रहा है और उसको कितना बिल आ रहा है। तो इससे ये भी होगा कि जो भी बिल किस अकाउंट को आएगा, वो कौन पे करेगा, वो कंपनी पे करेगी। जो कंपनी का अकाउंट होगा वहां से उसको पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक फायदा होता है एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन का। तो एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है ओयू का। ओयू क्या होता है, एक इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। कि यहाँ पे आप ओयू बनाते हैं। ओयू से क्या होता है, ओयू ये होता है ना कि आप अगर एक हायरार्की बना लेते हैं, चीजों को मॉनिटर करना, डिफरेंशिएट करना आपके लिए इजी होता है। अगर आप ओयू नहीं बनाए, अगर आप डायरेक्टली अकाउंट को यहाँ पे ऐड कर लें, तो इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा। आपको ओयू बनाने पड़ेंगे। तो ओयू बनाने के लिए ये भी फायदा होता है कि आप जो है ना, इसको दे सकते हो कि ये मेरा अलग डिपार्टमेंट है, ये मेरा टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, ये मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो इस तरह डिफरेंट इन्वायरमेंट या डिपार्टमेंट यहाँ क्रिएट कर सकते हो ओयू के थ्रू, उसको नेम दे सकते हो। और जब ओयू क्रिएट करेंगे, उसके अंडर आप एक्चुअली जो अकाउंट होंगे उनको आप वहां पे ऐड करेंगे। ठीक है, ओयू कुछ नहीं होता, सिर्फ एक जो है ना फोल्डर होता है, जिस तरह फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते हैं, तो इसी तरह ओयू एक तरह का फोल्डर होता है, उसके अंदर आप अकाउंट को ऐड करते हो। ठीक है, तो इससे होता है कि चीजों को मॉनिटर करना, देखना इजी हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ पे अपने याद रखना है कि जो हमारे पास होता है एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन, इसको यूज किया जाता है फॉर कंसोलिडेटेड बिलिंग। ठीक है, तो इसका ये मेन पर्पज है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट पर्पज आपको बताए गए हैं, फीचर्स इसको बताए गए हैं। जिस तरह हमारे पास उन्होंने कहा है कि फॉर पॉलिसी बेस्ड मैनेजमेंट, ग्रुप अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंट एपीआई। लेकिन इसका जो बेसिक पर्पज होता है ना, वो होता है कंसोलिडेटेड बिलिंग। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन को हम क्यों यूज करते हैं, तो वहां भी आपने ये बताना है कि फॉर कंसोलिडेटेड बिलिंग। ठीक है, बिल को कंसोलिडेट करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन को यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी पॉलिसी की, तो मुझे बता सकते हैं कि एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सी पॉलिसी लगती है। इसका हमने एमसीक्यू भी किया था। जी भाई, कौन सी पॉलिसी लगती है? आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी लगती है, रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी लगती है, कोई और लगती है? तो यहाँ पे लगेगी हमारे सर, पास। जी हाँ, रो क्या? रिसोर्स बेस्ड है। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमारे पास लगेगी एससीपी पॉलिसी, सर्विस कंट्रोल पॉलिसी। इसका यूज करेंगे हमेशा। ठीक है, तमाम अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, उनको परमिशन असाइन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऐसी पॉलिसी का यूज करेंगे। यहाँ पे देखें लिखा भी हुआ है, आई एम पॉलिसी इनेबल यू टू अलाउ डिनाई एक्सेस टू एडमिट सर्विसेज। अगर आपने किसी सर्विस को रिस्ट्रिक्ट करना है, लिमिट करना है,
उसके लिए आप आईएम पॉलिसी का यूज कर सकते हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे। आईएम के अंदर क्या होता है, दो तरह की पॉलिसी होती है, एक होती है आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी और दूसरी होती है रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। तो उसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन एक हमारे पास होता है, इन ऑर्गेनाइजेशन यू यूज एससीपी, सर्विस कंट्रोल पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लगाते हैं, टू अलाउ और डिनाई एक्सेस टू पर्टिकुलर एडब्ल्यूएस सर्विस फॉर इंडिविजुअल एडब्ल्यूएस अकाउंट और फॉर ग्रुप ऑफ अकाउंट्स इन ओयू। अगर आप चाहते हैं कि कोई अकाउंट जो मेरे अंडर है वो इस सर्विस को यूज ना कर पाए, S3 को यूज ना कर पाए, EC2 को क्रिएट ना कर पाए, तो उसके लिए वहां पे आप एससी पॉलिसी का यूज करेंगे, सर्विस कंट्रोल पॉलिसी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है वहां पे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, IAM policy can be applied only to IAM users, groups or roles, but SCP policies can be applied to the only the organizations। ठीक है, तो आप रूट काउंट के ऊपर भी लगा सकते हैं इसको, ओयू के ऊपर भी लगा सकते हैं, ओयू के अंदर जो अकाउंट आ रहे हैं आप उनके अंदर ऊपर भी लगा सकते हैं, डिफरेंट लेवल के ऊपर आप ये पॉलिसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेप्स देखिए होंगे, अगर आपने इसको यूज करना तो स्टेप कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखें, create your AWS organization with your current AWS account as the management account, add accounts to your organization by creating new account and inviting listing। तो यहाँ पे आओ, सबसे पहले जो स्टेप होगा वो होगा आपने ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना है। ठीक है, वो किस तरह करना है मैं आपको बता देता हूँ, अभी एक मिनट जरा रुके। ये आपका होता है AWS का अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह फर्ज कर लें ये मेरा अकाउंट है और यहाँ पे मैं डिफरेंट लोगों को ऐड करना चाहता हूँ सर्विस को यूज करते हुए, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राइट साइड पे जहाँ पे आपका नेम आ रहा होता है, मेरा यहाँ पे नेम आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्विस है ऑर्गेनाइजेशन, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो है ना आप इस सर्विस को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या करना पड़ेगा, क्रिएट योर ऑर्गेनाइजेशन विद योर करंट एडब्ल्यूएस अकाउंट। तो यहाँ पे क्योंकि आप सर्विस को यूज कर रहे हैं, आप सर्विस को यहाँ बना रहे हैं, तो आपको जो अकाउंट होगा ना, मैंने यहाँ क्रिएट की हुई है पहले से। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो अकाउंट है अवैध शिक्षित थोड़ी मैनेजमेंट अकाउंट है, मतलब ये रूट अकाउंट है जो सबसे ऊपर होगा। ठीक है, तो मेरा अकाउंट होगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे डिफरेंट ओयूज क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये रूट अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट ओयूज को क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट ओयूज क्रिएट कर सकता हूँ, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ठीक है, तो उसको क्रिएट करने के बाद फिर हम डिफरेंट लोगों को, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऐड एंड एडब्ल्यूएस अकाउंट, यहाँ जिसको भी हमने ऐड करना है यहाँ पे उसको यहाँ पे इजिली ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए क्या होता है, ऐड करने के लिए जो है ना आपको यहाँ पे इनवाइट एंड एग्जिस्टिंग एडब्ल्यूएस अकाउंट की अगर आपने किसी को रिक्वेस्ट करनी है तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। जिस तरह मैंने अगर अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है तो मैं यहाँ पे उसकी ईमेल लिखूंगा। ठीक है, ईमेल लिखने के बाद मैं अगर दूसरा अकाउंट क्रिएट करना है तो मैं वो भी लिख सकता हूँ, 3, 4, 5, 6, तो डिफरेंट लोगों में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं उनको मैसेज भी लिख सकता हूँ जो ऑप्शन है मेरे पास, और यहाँ पे मैं उसको इनविटेशन सेंड करूंगा। ठीक है, तो जिन जिन की मेल मैंने यहाँ पे लिखी होगी उनको इनविटेशन चली जाएगी, और जिन जिनको भी इनविटेशन जाएगी वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, और जो जो एक्सेप्ट करेंगे वो मेरे अकाउंट के अंदर एज अ मेंबर अकाउंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, मैं रूट अकाउंट हूँ, मेरे अकाउंट के अंदर एज अ मेंबर अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट चीजें होती हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, क्रिएट ओयू क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट इन योर न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड मूव द मेंबर अकाउंट इन दोस ओयू। फिर आप ओयू के अंदर जब आपके अकाउंट मेंबर अकाउंट ऐड हो जाएंगे तो उनको फिर आप डिफरेंट ओयूज के अंदर ऐड भी कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट पॉलिसी भी लगा सकते हैं। जिस तरह हम आईएम यूजर के ऊपर पॉलिसी लगाते हैं, इसी तरह ऑब्वियसली हम अपने लोगों के ऊपर भी पॉलिसी लगाएंगे ताकि वो हर सर्विस पे यूज ना कर सकें। ठीक है, तो उस पॉलिसी को हम बोलते हैं एससीपी पॉलिसी, सर्विस कंट्रोल पॉलिसी। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगी, जिस तरह ये पॉलिसीज है, तो इस पॉलिसी के अंदर आपको ये सारी आपको जो पॉलिसी नजर आ रही है सर्विस कंट्रोल पॉलिसी, ये देखिए सर्विस कंट्रोल पॉलिसी SCP। इसको इनेबल करना पड़ता है, खैर इसको मैं इनेबल नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसकी थोड़ी बहुत कॉस्ट होती पड़ती है आपको। फिर हम क्या करते हैं, टेस्ट योर ओनरशिप पॉलिसी, साइन इन एज अ यूजर फॉर ईच रोड इन योर ओयू एंड सी हाउ SCP पॉलिसी कैन इम्पैक्ट अकाउंट एक्सेस। फिर आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि मैंने जो पॉलिसीज लगाई हैं क्या वो एक्चुअली काम कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, तो डिफरेंट चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए कुछ इसके लिमिटेशंस हैं, कुछ इसके जो है ना वहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर लिमिटेशंस हैं, क्या रूल्स क्या है इसके अंदर। नेम्स कैन बी अप टू 250 कैरेक्टर्स इन लेंथ, के हम जो नेम रखते हैं, जिस तरह मैंने अपने अकाउंट का नेम रखा हुआ है, तो एक्चुअली क्या होता है कि आप वहाँ पे उस नंबर से ग्रेटर नहीं होना चाहिए आपका। यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखिए, देर इज नो कॉस्ट टू यूज AWS ऑर्गेनाइजेशन, के इसको यूज करने के लिए कोई कॉस्ट नहीं पड़ती, तो आपका फ्री ऑफ सर्विस का यूज होती है। लेकिन अगर आपने ऐसी पॉलिसी लगाई हुई है और आप उसको यूज नहीं कर रहे तो फिर आपको थोड़ी बहुत कॉस्ट आएगी उस पर, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको प्रोफेशनल वे में यूज कर रहे हैं और डेली रूटीन में यूज करें तो आप उसकी कॉस्ट नहीं पड़ेगी, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है आपके पास। तो जो नेम होता है किसी भी OU का, किसी भी अकाउंट का, उसका जो नेम है 250 नंबर ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो लेंथ होती है 250 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ AWS अकाउंट 4 होते हैं, मतलब यह है कि एन इंडिविजुअल दैट इज सेंड टू एन अकाउंट टुवर्ड्स दिस नंबर, कि आप जो रिक्वेस्ट भेजेंगे किसी को भी, वो 4 से ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो 4 लोग होते हैं ना आपके अकाउंट के अंदर, सिर्फ वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा लोग रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ रूट्स जो है वो एक ही होगा यहाँ पे, जिस तरह अगर मेरा अकाउंट है तो नंबर ऑफ जो रूट अकाउंट होगा, जो मैनेजमेंट अकाउंट होगा वो एक ही होगा। जिस तरह ओनर एक होता है, तो यहाँ पे जो ओनर अकाउंट होगा वो एक ही होगा, दो नहीं हो सकते, इसकी लिमिटेशन है। नंबर ऑफ पॉलिसीज 1000 होती है, आप 1000 पॉलिसी का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। मैक्सिमम साइज आप सर्विस कंट्रोल पॉलिसी डॉक्यूमेंट के, जो सर्विस कंट्रोल पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा उसका मैक्सिमम साइज होगा वो इस नंबर से ज्यादा ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। OU मैक्सिमम नेस्टिंग इन अ रूट, 5 लेवल्स ऑफ OU डीप अंडर रूट, कि जो हायरार्की होती है ना, कि जिस तरह मेरा रूट अकाउंट है, उसके अंदर मैं एक OU बनाऊंगा, ठीक है। OU के अंदर एक और OU बनाऊंगा, उसके अंदर एक और, तो इस तरह जो एक ट्री स्ट्रक्चर चल रहा है मेरे पास, एक हायरार्की चल रही है, तो वो मेरे पास जो है ना वो 5 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। 5 से ज्यादा मेरे पास यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अरे फाइल साइज कम नहीं है? नहीं, मैक्सिमम साइज ऑफ सर्विस पुलिस डॉक्यूमेंट, अगर आप एक एक साइज का बात कर रहे हैं, आप मल्टीपल पॉलिसी का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो एक साइज है उसकी वो बात कर रहा है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये काफी होता है। जिस तरह हमने IM के अंदर पढ़ा, IM पुलिस के अंदर भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि वहां पे जो आपका फाइल साइज होता है वो भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी काफी लिमिट होती है उसकी, मतलब काफी स्पेस होती है आपके पास, ऐसा नहीं होता कि वो खत्म हो जाती है, लेकिन उनकी लिमिटेशन है, सर उनका एक रूल है, आजकल उसको फॉलो करना पड़ता है। सर आजकल के दौर में जब बातें टेराबाइट पेटाबाइट की होती है तो ये 5 किलोबाइट कुछ मुझे लगता है कम है। नहीं, ये सिर्फ बात हो रही है कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं ना, ये वाली पॉलिसी डॉक्यूमेंट, उसकी बात कर रहा है कि हम जो पॉलिसी बनाते हैं, उस पॉलिसी के बैक एंड पे एक्चुअली क्या होता है कि एक कोड हो रहा होता है, एक कोड रन हो रहा होता है, ठीक है। तो जो कोड होता है वो थोड़ा सा बहुत ही होगा, वहां पे परमिशन साइन की होंगी, तो वो मैक्सिमम 1 पेज का 2 पेज का होगा, तो उसके साइज ज्यादा नहीं होगा, इसलिए वो कह रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखे लिखा भी हुआ है, तो इसका जो मैक्सिमम साइज है वो आपका जो है ना ज्यादा ही होना चाहिए। ये यहाँ पे है मैक्सिमम साइज, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये सॉफ्ट लिमिट होती है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यू कैन रिक्वेस्ट इंक्रीज फॉर सम ऑफ दीज वैल्यूज बाय यूजिंग सर्विस कोटास, तो आप इनको इंक्रीज करवा सकते हो, ठीक है। तो सॉफ्ट लिमिट होती है, आप इसको इंक्रीज करवा सकते हो। नंबर ऑफ रूट अकाउंट एक ही होगा, एंड नंबर ऑफ OUs इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो 1000 होंगे, ठीक है। तो OU के अंदर 1000, एक रूट के अंदर 1000 जो है ना आपके OU हो सकते हैं, लेकिन जो OU के अंदर OU बन रहा होगा वो 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे काफी उसकी परमिशन लिखी हुई है, काफी रूल्स लिखे हुए हैं, लेकिन खैर उसको हम अभी नहीं लिखेंगे सबको, जो हमारे कोर्स के अंदर लिखे हम सब उसको फॉलो करेंगे। इनविटेशन पर डे कि आप एक दिन में 20 भेज सकते हो इनविटेशन, जिनको भी अपने ऐड करना है आप मैक्सिमम 20 भेज सकते हो, ठीक है। एंड नंबर ऑफ मेंबर्स अकाउंट दैट यू कैन क्रिएट concurrently कैन अप टू 5 एट वन टाइम, नंबर ऑफ एंटिटीज दैट यू अटैच पॉलिसी अनलिमिटेड, अब अनलिमिटेड वहां पे पॉलिसी को अटैच कर सकते हो।
तो ये कोई इनके सोप लिमिट्स होती हैं, आप इनको इंक्रीज भी कर सकते हो अगर आपको जरूरत है, तो इंक्रीज होने की तब उनको इंक्रीज कर सकते हो। तो वो उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है डब्ल्यू वालों को, तो आपको इंक्रीज कर देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। आप जो ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारे पास, उसको हम डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं, कंसोल के थ्रू यूज कर सकते हैं, इसको हम सीएलआई के थ्रू यूज कर सकते हैं, एसटी के और एचटीटीपी जो हमारे पास एपीआई होते हैं उनके थ्रू भी इसको हम यूज कर सकते हैं। सिर्फ आप इसका याद रखने के इसको किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, बाकी इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसके जो कंपोनेंट होते हैं आपने याद रखने हैं, एक तो ये याद रखना है कि जो हमारे पास होता है ऑर्गेनाइजेशन, उसको किस लिए यूज किया जाता है, उसको यूज किया जाता है फॉर कंसोलिडेटेड बिलिंग। ठीक है। और उसके बाद जो कंपोनेंट होते हैं उसके वो आपने याद रखने हैं कि जो हमारे पास एक रूट अकाउंट होता है जिसको मैनेजमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, और उसके बाद उसके अंदर ओयू होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होते हैं, फिर उनके अंदर मेंबर अकाउंट होते हैं, और उन मेंबर अकाउंट के ऊपर फिर हम क्या लगाते हैं, एचसीबी पॉलिसी लगाते हैं, सर्विस कंट्रोल पॉलिसी लगाते हैं। ठीक है। तो कुछ लिमिटेशन है, कुछ रूल्स हैं जो आपने इसको फॉलो करना होता है। जी स्टूडेंट, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अगर हम ये भी एक सर्विस होती है कि अगर आप क्लाउड के अंदर डिफरेंट सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपने अपना बिलिंग डैशबोर्ड देखना है तो उसको किस तरह यूज कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल वे में, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने बिलिंग कंसोल के अंदर। ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं कि हमारे को किस तरह नजर आता है, किस तरह उसको हम देख सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हमारी बिलिंग आ रही होती है तो हम चीज़ों को हम इजीली देख सकते हैं जाके। तो यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट ऑफ द क्लाउड एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉस्ट रिडक्शन, तो ये आपको आपकी कॉस्ट में भी हेल्प करने में, कम करने में आपकी हेल्प करती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की चीजें होती हैं कि एक हमारे पास होता है बिलिंग डैशबोर्ड, एक होता है कॉस्ट एक्सप्लोरर, एक होता है बजट, और एक होता है अमेजोन क्लाउड वॉच। तो इसको अभी रहने देते हैं, क्लाउड वॉच क्या होता है इसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, बिलिंग डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास जो है ना ये डिफरेंट चीजें आ रही होती हैं, कॉस्ट एंड यूजर रिपोर्ट आ रही होती है, कॉस्ट एक्सप्लोरर आ रहा होता है, एंड बजट आ रहा होता है। अब इनके अलग अलग काम होते हैं, जिस तरह यहाँ पे देखें, अगर आप बात करें बिलिंग डैशबोर्ड की, तो यहाँ पे क्या होगा, व्यू द ओवरऑल स्टेटस ऑफ योर कॉस्ट एंड यूजेज, एक्सेस योर मंथली बिल, कि आपने इस मंथ में कौन से सर्विस को कितना यूज किया है, आपको करंट मंथ में कितना बिल आया है आपकी सर्विस के अगेंस्ट, और जो ओवरऑल स्टेटस होता है वो आप बिलिंग डैशबोर्ड में जाके देख सकते हैं। इसलिए मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ AWS बिलिंग, तो ये मेरा डैशबोर्ड है। ठीक है, ये मेरा क्या है, बिलिंग डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप तमाम चीज़ों को ओवरव्यू कर सकते हैं यहाँ पे इजीली। ठीक है, कि आपको इस मंथ में कितना बिल आया है, चार्ज मेरे जो फिलहाल कोई अमाउंट नहीं पड़ी, इसलिए मुझे यहाँ पे 0 0 शो कर रहा है। तो यहाँ का बिलिंग डैशबोर्ड होता है, यहाँ पे आप चीज़ों को देख सकते हो जाके इजीली, तो आप चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये आपका कॉस्ट एंड यूजेज रिपोर्ट होता है। ये देखिए, ये बिल जो होते हैं आपके, आपको करंट मंथ में कितना बिल आएगा या कितना बिल आया है आपको, आपने कितनी सर्विस यूज की, उस सर्विस का अगेंस्ट कितना बिल आया है, आपको सारे यहाँ पे शो हो रहा होता है। यहाँ पे देखें, मुझे फिलहाल कोई स्टेटस शो नहीं कर रहा, मुझे डॉलर पड़ रहे हैं यहाँ पे 0.0 मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। और चार्जेस बाय सर्विसेज, चार्जेस बाय अकाउंट, अगर आप AWS ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं तो आपको चार्जेस बाय अकाउंट भी आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं किस सर्विस के अगेंस्ट कितना बिल आया है। ठीक है। तो ये ख्याल मैंने अभी उसको यूज नहीं कर रहा, तो यहाँ मुझे कोई भी अकाउंट शो नहीं कर रहा। इनवॉइस चेक कर सकते हैं, डिफरेंट चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो एक आपको ओवरव्यू होता है। फिर हमारे पास आता है कोस्ट एक्सप्लोरर। कोस्ट एक्सप्लोरर जो हमारे पास होता है ना, उसके अंदर आप जाके, जिस तरह ये कोस्ट एक्सप्लोरर है हमारे पास, ठीक है, तो इसका मकसद क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप चीजों को विजुलाइज कर सकें, डायग्राम के अंदर देख सकें। ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीजें डायग्राम के अंदर शो करेगा, कोस्ट समरी आपको मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे खैर मेरे पास अभी कोई बिल नहीं है, तो मुझे यहाँ पे वो क्या कर रहा होता है, ग्राफ दिखा रहा होता है मुझे।
ठीक है, तो अगर आपने ग्राफिकल देखना है तो आप पोस्ट एक्सप्लोरर में जाकर उसको देख सकते हैं। तो ये इसका डिफरेंस होता है। Visualize, understand and manage your AWS cost and usage over time. Forecast future cost and usage। तो ये इसका एक मकसद ये भी होता है कोस्ट एक्सप्लोरर का, कि ये आपको ये भी बताता है कि आपको रिसेंटली कितना बिल आया था और आपको नेक्स्ट कितना बिल आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखें, फोरकास्टेड मंथ एंड डे कॉस्ट, कि आपको नेक्स्ट मंथ कितना बिल आएगा। ठीक है, तो ये आपको फोरकास्ट करता है, तो एग्जैक्टली उतना नहीं आता, लेकिन आपको एक एस्टिमेट प्रोवाइड करवा देता है कि आपको नेक्स्ट बिल, कि आपको नेक्स्ट मंथ इतना बिल आ सकता है। ठीक है, तो आपको एक तरह का एस्टिमेट देता है। यहाँ पे लिखा करंट मंथ बता रहा है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट मंथ का बिल बताएगा यहाँ पे। फिर हमारे पास आता है बजट। बजट के अंदर ये होता है कि आप यहाँ पे अपना बजट को सेट कर सकते हो, कि आप ये कह सकते हो कि भाई मेरा जो बजट है ना वो $5 है या $100 है, जो भी अपने अमाउंट वहां पे डिफाइन करनी है। तो अगर कोई भी सर्विस यूज हो रही है तो उसका कॉस्ट इस बजट से इंक्रीज ना हो। ठीक है, जैसे इंक्रीज होने लगे तो आप मुझे नोटिफिकेशन दे देना है, या आपने उस सर्विस को बंद कर देना है। ठीक है, तो आप बजट सर्विस को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें क्रिएट अ बजट में करता हूँ, तो यहाँ पे आप डिफरेंट चीजें कर सकते हो। थ्रेशोल्ड लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कि आपका बजट क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अपना बजट डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो कि मुझे इस बजट से ज्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। अगर आपने वहां पे $100 लिखा हुआ है या $10 लिखा हुआ है, तो आपको क्या होगा, आपको उससे ज्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगी। जिस तरह कुछ न्यू यूजर्स होते हैं वो क्लाउड के ऊपर आ जाते हैं तो उनको कुछ चीजें नहीं पता होता। ठीक है, तो अगर नहीं पता होता तो फिर उनको क्या करना पड़ता है, उनको जो है ना वो डिफरेंट चीजें होती हैं कि अगर उनको कोई सर्वर चलता रह गया उनका, ठीक है, या उनको नहीं पता कि बिल आ रहा है उनके अकाउंट के अंदर, उनको पता ही नहीं है, तो मंथ टू मंथ वो ऐड होता रहता है। और फिर जब एट द एंड ऑफ मंथ बिल देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए वहां पे हम बजट डिफाइन कर सकते हो कि मेरा जो बजट है वो $10 है या $5 है, इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए मेरा बिल, तो वो उससे एक्सीड नहीं होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है AWS बजट का। तो डिफरेंट इसके फंक्शन होते हैं जिस तरह आपने आप याद रखना है। कॉस्ट एंड यूजेज रिपोर्ट के अंदर आप ओवरव्यू देख सकते हो कि आपने कौन सी सर्विस यूज की, उसके अगेंस्ट कितना बिल आया। कॉस्ट एक्सप्लोरर के अंदर आप ये देख सकते हो कि चीजों को विजुअलाइज कर सकते हो, ग्राफिकल में देख सकते हो, अपना बिल जो है ना उस ग्राफ के अंदर देख सकते हो। और ये भी देख सकते हो कि मुझे नेक्स्ट मंथ कितना बिल आएगा, तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे। बजट के अंदर आप अपना बजट क्रिएट कर सकते हो, ये सेट कर सकते हो। तो इनके तो कोई डिफरेंस होता है, आपने इन चीजों को याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह यहाँ पे देखें बिलिंग डैशबोर्ड है, और यहाँ पे आपको बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट डैशबोर्ड आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे तमाम चीजें ग्राफिकली शो कर रहा है। तो बिलिंग डैशबोर्ड के अंदर आपको एक चीज मिलती है स्पेंड समरी। ठीक है, तो स्पेंड समरी का भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे देखें, वन ऑफ द ग्राफ इज इन द डैशबोर्ड इज अ स्पेंड समरी। इट शोज you how much you spent last month, the cost of your AWS usage month to date, and a forecast of how much you're likely to spend this month। तो ये आपको फोरकास्ट भी करता है, एस्टिमेट प्रोवाइड करवाता है कि आप इस मंथ कितना बिल पे करोगे या कितनी सर्विस को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है स्पेंड समरी का, कि आपने लास्ट मंथ कितना बिल यूज किया और आप नेक्स्ट मंथ कितना उसको यूज कर सकेंगे। तो स्पेंड समरी देखिए आपको कहाँ मिल रही है, कोस्ट एक्सप्लोर के अंदर मिल रही है। और ये है यूजेज रिपोर्ट, यहाँ पे हम एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि किस सर्विस को यूज किया, उसके अगेंस्ट कितना बिल आया। ठीक है, और जो करंट मंथ का बिल होता है वो भी आप कॉस्ट एंड यूजर रिपोर्ट में जाके देख सकते हैं। और जो कॉस्ट एक्सप्लोरर होता है उसके अंदर आप चीज़ों को ग्राफिकली देख सकते हैं, तमाम चीज़ों को ग्राफ में देख सकते हैं। और जो हमारे पास नेक्स्ट होता है बजट होता है, बजट के अंदर जो है ना आप अपना बजट को सेट कर सकते हो। जैसे वो बजट एक्सीड होगा तो आपको फौरन से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद क्लाउड वॉच की भी हम यूज कर सकते हैं। जिस तरह हमने देखा कि हम किसको यूज कर सकते हैं, बजट को यूज कर सकते हैं। तो बजट जो होता है ना वो एक्चुअली क्लाउड वॉच के थ्रू ही यूज हो रहा होता है। ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा है कि हम क्लाउड के अंदर डिफरेंट सर्विसेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जो मेरा बजट होता है वो किसको एक्चुअली यूज कर रहा होता है, फॉर सेंडिंग नोटिफिकेशन क्लाउड वॉच को यूज कर रहा होता है।
और यहाँ पे कुछ स्टेप लिखे हुए हैं कि डिजाइनिंग फॉर कॉस्ट रिडक्शन, अगर आप चाहते हैं कि आप क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हो, अगर आपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करनी है, आप चाहते हैं कि ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि मुझे क्लाउड के अंदर बिल कम से कम आए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वहां पर डिफरेंट काम पर परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे देखेंगे आप बजट वहां क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे राइट साइज इंस्टेंस यूज करें, T2 माइक्रो यूज करें, T3 यूज कर लें। आप हैवी इंस्टेंस यूज ना करें ताकि आपको बिल ना बढ़े। उसके बाद आप सर्वलेस चीजों की तरफ जा सकते हैं, लैम्बडा को यूज कर सकते हैं। इसकी बजाय कि आप पूरा सर्वर बनाएं, आप लैम्बडा को यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है सर्वरलेस। आप मैनेज सर्विस को यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मैनेज नहीं करना पड़ता बहुत सारी चीजों को, है, ठीक है। उनको कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता। RDS हो गया, डायनामिक DB हो गया। उसके बाद जो एक पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से एक सर्विस होती है, ट्रस्टेड एडवाइजर, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रस्टेड एडवाइजर आपकी कॉस्ट कम करने में भी आपकी हेल्प करता है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, डिफरेंट टास्क हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं फॉर कॉस्ट रिडक्शन। जी भाई, क्लियर है यहाँ तक? कॉस्ट को कम करने के लिए हमने ये भी देखा था कि जो हमारे पास सर्वर होते हैं, हम यही चाहते हैं कि जो हमारे सर्वर हैं, अगर वो बिजनेस आवर्स के अंदर चल रहे हैं तो ठीक है, अगर वो ड्यूरिंग, अगर बिजनेस आवर्स के अलावा चल रहे हैं तो हम उनको स्टॉप कर दें, ठीक है। अगर हमारी एप्लीकेशन ट्रैफिक कम है या हमारा बिजनेस क्लोज हो चुका है, तो हम अपने सर्वर को भी शट ऑफ कर दें, उनको स्टॉप कर दें ताकि हमें बिल ना बढ़े। तो उसके लिए आप डिफरेंट चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। स्टॉप इन एटर कमांड होती है, इसका यूज कर सकते हैं लैम्बडा के थ्रू। जिससे क्या होगा कि हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि लैम्बडा के थ्रू एक स्क्रिप्ट चला सकते हैं कि जैसे सुबह के 8 बजे मेरे सर्वर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, जैसे रात को 12 बजे मेरे सर्वर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए। तो इस सारा काम लैम्बडा के थ्रू होता है, आप उसके थ्रू चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टॉप इन नेटर क्या काम करेगा, आपके सर्वर को स्टॉप भी कर देगा और स्टार्ट भी कर देगा ऑटोमेटिकली, जो भी आपने काम, जो भी आपने टाइम को स्पेसिफाई किया होगा। जो ट्रस्टेड एडवाइजर होता है, इसकी मैंने एक पूरा टॉपिक रिपोर्ट किया हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हैं कि जो ट्रस्टेड एडवाइजर होता है वो किस तरह काम कर सकता है। इसके हमने लैब भी देखी है। और यहाँ पे आपने 5 चीजें याद रखनी है कि जो ट्रस्टेड एडवाइजर होता है, ये हमारी हेल्प करता है इन पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन, इन इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस, एनहांसिंग सिक्योरिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस एंड सर्विस लिमिट। तो ये डिफरेंट चीजें होती हैं यहाँ पे जो ट्रस्टेड एडवाइजर होता है हमारी हेल्प करता है। तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से किस तरह हेल्प करेगा कि जो आपके पास ऐसे रिसोर्स हैं जो पड़े हुए हैं, आइडियल पड़े हुए हैं, जिनको आप यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि आपके रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, आप इनको यूज नहीं कर रहे, तो आपको इसकी बिलिंग आ रही है, इसको सिर्फ आप यूज कर रहे हैं या इनको डिस्पोज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको उसके डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स करने पड़ेंगे। जिस तरह यहाँ पे देखें, अगर कोई इलास्टिक आईपी है, अनयूज इलास्टिक आईपी आप यूज नहीं कर रहे हैं, अनयूज लोड बैलेंसर एंड वॉल्यूम आप यूज नहीं कर रहे, तो आपको उसकी कॉस्ट पड़ती रहेगी, ठीक है। जो अगर आप वहाँ पे ट्रस्ट वाले यूज कर रहे हैं फीचर, तो ये आपको बताएगा कि आपकी ये चीजें हैं और यहाँ पे आपको रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, आप इनको यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपको कॉस्ट पड़ रही है। तो आप इसको जाके फिर जो है ना स्टॉप करें या इनको वापस कर दें डब्ल्यू फॉर्मों को, तो फिर आप डिफरेंट मेजर्स करते हैं उसके केस। तो इस तरह जो ट्रस्टेड एडवाइजर होता है हमारी कॉस्ट को कम करने में हमारी हेल्प करता है क्लाउड के अंदर। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम ट्रस्टेड एडवाइजर को भी यूज करें, ठीक है। अगर हम उसका बेसिक जो हमारा पेड वर्जन होता है उसको भी यूज नहीं कर रहे, तो एट लीस्ट उसका जो बेसिक वर्जन होता है उसको हम जरूर यूज करें। तो ये डिसीजन आपने लेने होते हैं बिगेस्ट सोल्यूशन आर्किटेक्ट क्लाउड के अंदर कि हमने कौन कौन सर्विस को यूज करना है और कितना यूज करना है, ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो कम आए हमारे क्लाउड के अंदर। तो यहाँ पे सपोर्ट सर्विस है, या इसको भी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है बहुत डिटेल में। लेकिन ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो मुझे बता सकते हैं कि AWS के अंदर कितने तरह के सपोर्ट प्लान्स होते हैं हमारे पास? जी भाइयों, AWS के अंदर सपोर्ट प्लान कितने तरह के होते हैं? AWS के अंदर हमारे पास
चार सपोर्ट प्लान होते हैं, एक होता है बेसिक, एक होता है डेवलपर, बिजनेस सपोर्ट प्लान होता है, और हमारे पास इंटर सपोर्ट प्लान होता है। तो डिफरेंट तरह के सपोर्ट प्लान होते हैं, चार तरह के। आप इनमें कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो बेसिक होता है वो फ्री होता है, बाकी पेड होता है आपके पास। तो इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, ये हमने सपोर्ट प्लान के हवाले से एक पूरा टॉपिक मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास जो है ना वो चार तरह के सपोर्ट प्लान होते हैं, बिजनेस सपोर्ट प्लान, डेवलपर, बेसिक, डेवलपर, बिजनेस एंड इंटरप्राइज। तो इन चार सपोर्ट प्लान के अंदर क्या मुझे बता सकते हैं कि हमारे पास है ना एक होता है टीएएम, टेक्निकल अकाउंट मैनेजर, वो हमें मिलता है। तो वो किस सपोर्ट प्लान के अंदर हमें मिलता है? बेसिक के अंदर मिलता है, बिजनेस के अंदर मिलता है, डेवलपर के अंदर मिलता है, या एंटरप्राइज के अंदर मिलता है? जो टेक्निकल अकाउंट मैनेजर होता है वो हमें किस सपोर्ट प्लान के साथ मिलता है? आई थिंक एंटरप्राइज वाले में होता है। बिल्कुल, वो हमें मिलेगा इंटरप्राइज के अंदर, ठीक है। जो टेक्निकल अकाउंट मैनेजर होगा वो हमें मिलेगा हमेशा कहाँ पे? इंटरप्राइज जो सपोर्ट प्लान होता है, जो सबसे लास्ट वाला होता है, उसके साथ मिलेगा। तो ये भी आप देख सकते हैं, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो टेक्निकल अकाउंट मैनेजर होता है ये हमें एंटरप्राइज सपोर्ट प्लान के साथ मिलता है। जो हमें हेल्प करता है कि जब भी हमें कोई इश्यू आएगा किसी भी चीज़ से रिलेटेड, हम डायरेक्टली किससे बात कर सकते हैं? टेक्निकल अकाउंट मैनेजर से बात कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक होता है ट्रस्टेड एडवाइजर, ये भी हमारी हेल्प करता है। इसको बहुत डिटेल में पढ़ लिया कि हमारे कोस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में, सिक्योरिटी को एनहांस करने में, सर्विस में हमारी हेल्प करता है। इसी तरह एक होता है स्पोर्ट कॉन्सल्ट, ये क्या काम करता है? इट इज अ बिलिंग एंड अकाउंट एक्सपर्ट। तो ये आपने याद रखना है, अगर आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे ये वाला कीवर्ड यूज करता है कि बिलिंग एंड अकाउंट एक्सपर्ट चाहिए हमें, या उससे हमने कॉन्टैक्ट करना, तो किससे करेंगे? स्पोर्ट कंसल्ट होता है, उससे हम बात करते हैं। Sport Consult is a billing and account expert who will provide quick and efficiently analysis about the customer's issues. Consult addresses all non-technical billing and account level inquiries. कि अगर आपको अकाउंट के अंदर कोई इशू आ रहा है, बिलिंग के अंदर कोई इशू आ रहा है, समझ नहीं आ रही है आपको, तो उसके लिए जो आप यूज कर सकते हैं आप इसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बिलिंग एक्सपर्ट से, ठीक है। तो ये भाई आपने याद रखना है यहाँ पे, इसको पहले हम डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये चीज बता दी है। इसको सिर्फ आपने रीड कर लेना है, कोई टेक्निकल बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीजें जो ना पहले पढ़ी हुई हैं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एक हमारे पास बेसिक होता है, डेवलपर होता है, बिजनेस होता है और एंटरप्राइज होता है। जो हमारे पास बेसिक होता है वो फ्री होता है, और बाकी हमारे पास पेड होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो टेक्निकल सपोर्ट होता है, टेक्निकल सपोर्ट हमें बेसिक के अंदर नहीं मिलता, डेवलपर के अंदर मिलता है, बिजनेस के अंदर मिलता है और एंटरप्राइज के अंदर मिलता है। आप उनसे कॉन्टैक्ट किस तरह कर सकते हैं, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो जो टेक्निकल अकाउंट मैनेजर होता है ये हम हमें मिलेगा इंटरप्राइज के अंदर जाके मिलेगा, ठीक है, बाकियों के अंदर हमें ये नहीं मिलेगा। उसके बाद इसके अंदर रिस्पॉन्स टाइम का भी डिफरेंस होता है, भी आपने रीड कर लेना वहां से जाके, रिस्पॉन्स टाइम में कितनी देर में रिस्पॉन्ड मिलेगा, तो वो सारी चीजें। दोबारा ये आ गया, इसको रहने दें, तो हमारा टॉपिक फिनिश हो गया।